हेलो एवरीवन, फिज़िक्स की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए, हमने लास्ट वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 17 जो चल रहा है विद्युत चुम्बकीय तरंगें, चैप्टर का नाम क्या है हमारा? विद्युत चुम्बकीय तरंगें। ठीक है ना। इसमें आपको मैंने बताया था लास्ट वीडियो में विस्थापन धारा का कॉन्सेप्ट क्या है, कि विस्थापन धारा एक्चुअली में क्या होती है, और उसमें मैक्सवेल का एम्पीयर पर्पतीय नियम संशोधन बताया था। किस तरीके से क्या था एम्पीयर के नियम में मैक्सवेल का जो संशोधन था। विस्थापन धारा के बारे में बताया, इसमें मैक्सवेल का एम्पीयर पर्पतीय नियम बताया, विस्थापन धारा का सूत्र किस तरीके से डेरिवेशन कैसे होता है, ये मैंने आपको उसमें लास्ट में बता दिया था। तो आज हम जो स्टार्ट करने वाले हैं संधारित्र की प्लेटों के बीच में जो विस्थापन धारा थी उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है। तो पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, मैंने उसमें आपको बताया था कि जो दोनों संधारित्र की प्लेटें थीं, इन दोनों संधारित्र की प्लेटों को एक आवेश यानी कि बैटरी से जोड़ा गया था, आवेश दिया गया था, और साथ में मैंने धारा नियंत्रक भी लगाया था। धारा नियंत्रक की सहायता से इस धारा का मान घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ठीक है। इसमें बैटरी का ये प्लस रहा था, ये माइनस रहा था, और इसमें कुंजी ये लगी हुई थी, इसमें धारा प्रवाहित हो रही थी। तो मैंने आपको बताया था एम्पीयर के नियम के अनुसार हम क्या निकालते हैं, चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं। जैसे इसमें ये धारा इधर से इधर बह रही थी, तो ये तो थी चालक तार में चालन धारा, इसके कारण चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है वो, उसके कारण चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालते हैं, तो मैक्सवेल का एम्पीयर पर्पतीय नियम लगाते हैं। ये मैं आपको एक थोड़ा रिपीट कर रहा हूँ, बाकी तो मैंने डेरिवेशन समझा दिया था। तो ये एक बिंदु मैंने ये पॉइंट बाहर माना था, और इसके अंदर भी ये ऐसे बंद आकृति मानी थी कटोरे की तरह, और ये था नंबर 2 पॉइंट प्लेटों के अंदर। तो जब इसके अंदर बाहर चुंबकीय क्षेत्र है तो इसके भीतर भी चुंबकीय क्षेत्र होना चाहिए। अब भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसे हो, कैसे निकालें? एम्पीयर के पर्पतीय नियम से तो निकाला नहीं जा सकता अकेले नियम से। क्यों? क्योंकि अंदर इसमें कोई चालक तार नहीं है, बीच में निर्वात है, तो इसमें धारा कैसे होगी, उसके अनुसार कैसे पता चले हमें? तो एम्पीयर के नियम से तो क्लियर होता नहीं है। मैक्सवेल ने क्लियर करके हमें बताया था, जिसको मतलब मैक्सवेल ने कंप्लीट किया था, जिसे हम एम्पीयर का नियम में असंगति बोलते हैं, उस संगति को दूर किया था मैक्सवेल ने, जिसे मैक्सवेल का एम्पीयर पर्पतीय नियम कहते हैं। तो उसके कारण बीच में विस्थापन धारा थी। अब विस्थापन धारा है तो बीच में हमारे चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। वो चुंबकीय क्षेत्र कैसे निकालेंगे आज हम उसको पढ़ेंगे। और वहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा इस नियम में वो क्या, कि खाली चालन धारा के कारण ही चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र भी चुंबकीय क्षेत्र को जन्म देता है। किस तरीके से? तो हमारी हेडिंग क्या है, देखिए ये संधारित्र की दोनों प्लेटें हैं जिसको हमने बाह्य स्रोत बैटरी से जोड़ा हुआ है, जिसमें चालन धारा आई है। विद्युत क्षेत्र आपको पता है किधर से किधर है, प्लस वाली प्लेट से माइनस वाली प्लेट की, और दोनों प्लेटों के बीच में हुआ है। इसके लेफ्ट साइड में और इसके भी राइट साइड में बिल्कुल होगा नहीं विद्युत क्षेत्र, ये आपको पढ़ाया जाता है आप सेकंड चैप्टर में, केवल बीच में ही होगा विद्युत क्षेत्र। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र इधर से इधर है, तो इसके बीच में जो प्रवाहित होने वाली धारा थी वो कौन सी थी? विस्थापन धारा ID, और उसकी वैल्यू कितनी थी? उसकी वैल्यू थी आपकी एप्सिलॉन नॉट और d फाई E अपॉन dt। ये विस्थापन धारा का मैंने डेरिवेशन आपको बता दिया है। अब हमें क्या निकालना है कि इसके कारण कहीं ये आपकी विस्थापन धारा है। अब विस्थापन धारा है ऐसे, तो आपको मैंने बता रखा है कि उस चालक तार के चारों ओर जैसे चुंबकीय क्षेत्र निकालते हैं एम्पीयर का नियम लगा करके, वैसे ठीक इसमें हम धारा के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र निकालना चाहते हैं। यानी कि प्लेटों के बीच में मान लो ये बिंदु माना मैंने P, और इससे ये दूरी स्मॉल r ली, तो ये कैसे बनेगा? बंद पर्पतीय नियम लगाएंगे तो आपको बंद लूप बनाना पड़ेगा, है ना। तो ये इस बिंदु P पर मुझे ये डिस्टेंस कितनी ली, स्मॉल r, नीचे भी स्मॉल r होगी, तो इस पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। और किसकी हेल्प से? एम्पीयर की पर्पतीय नियम से। ठीक है, जो मैक्सवेल ने बताया था कि दोनों प्लेटों के बीच में हमारी विस्थापन धारा है, और जब धारा है तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र भी होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसकी वैल्यू निकालेंगे। यहाँ पर चीज़ ध्यान रखना, मैंने जो समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटें ली हैं, ये वाली और ये वाली, ये वृत्ताकार ली हैं।
इस बार आयताकार नहीं ली है, समांतर प्लेट संधारित्री। तो हम इसके लिए कैसे लिखेंगे, देखिए चित्र के अनुसार देखिए किस तरीके से कि चित्र के अनुसार कैपिटल आर त्रिज्या की वृत्ताकार प्लेटों के मध्य बिंदु पी पर हमें विस्थापन धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है ना। तो देखिए अब किस तरीके से ज्ञात करेंगे यहाँ पर। तो देखो एम्पियर के परपथीय नियम लगाएंगे ना, एम्पियर के परिपथीय नियम से। अब एम्पियर का परपथीय नियम क्या है वो आपको थोड़ा पता होना चाहिए। देखिए क्या है, बंद पथ के लिए बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई की प्लेटों के बीच की बात कर रहे हैं, प्लेटों के बीच की बात, और प्लेटों के बीच में कौन सी धारा है, विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा किससे डिनोट की जाती है, आई डी से। डी नीचे संकेत में लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट करंट के लिए, आई मीन्स धारा होती है। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखिए आई डी डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अब ये क्या हो जाएगा, बी डी एल कॉस थीटा आएगा। आपको पता होगा दो सदिशों का आदेश गुणनफल बी डी एल कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर 0 डिग्री है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये बी समाकलन डी एल कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई डी। और आई डी की वैल्यू आपको पता है एप्सिलॉन नॉट इंटू डी फाई ई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर है ना, ये सॉरी विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन की दर। तो अब ये संपूर्ण समाकलन, रेखीय समाकलन किसका होने वाला है, समाकलन होने वाला है इसका पूरे का कंप्लीट का, है ना, बंद पथ का। और बंद पथ का ही रेखीय समाकलन है ये। और रेखीय समाकलन ये पूरी परिधि क्या है, क्लोज है, वृत्ताकार है। वृत्त का मतलब पूरी लूप आना है, परिधि आनी है, और परिधि कितनी होगी 2 पाई आर। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे अब 2 पाई आर। तो नेक्स्ट लाइन में हो जाएगा बी इंटू 2 पाई आर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और फाई ई की जगह हम क्या रख सकते हैं, डी, यानी कि डी तो ये है ही, इसकी जगह ई इंटू ए बटे डी टी। ये कहाँ से आया, चूँकि आपको सब पता होना चाहिए कि विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए कॉस थीटा। थीटा 0 है तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो फाई ई इक्वल टू ई ए हो गया। ये मैंने फाई ई की वैल्यू यहाँ से ई ए रख दी। अब ए को हम बाहर ले लेंगे, जो एरिया है वृत्ताकार, इन सीटों का क्षेत्रफल है ना, ये वृत्ताकार जो प्लेट लिए मैंने, इनका क्षेत्रफल है वो कांस्टेंट है। अगर इनकी त्रिज्या कैपिटल आर मान ली जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, वृत्ताकार क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर आएगा यहाँ पे। तो अब जी हमें यहाँ पर बी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बी इंटू 2 पाई आर और म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ए बाहर ले लिया मैंने, तो ये बचा डी ई अपॉन डी टी। डी ई अपॉन डी टी का मतलब क्या है, ई क्या है, विद्युत क्षेत्र, और डी ई अपॉन डी टी का मतलब, डी टी का मतलब क्या है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर, है ना। तो अब यहाँ से बी की वैल्यू निकालो, तो बी इज इक्वल टू, ये 2 पाई आर नीचे आ जाएगा बटे में, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ए, और ए क्या है, एरिया क्षेत्रफल वृत्ताकार सीटों का, और वो कितना हो जाएगा पाई कैपिटल आर। यहाँ स्मॉल आर नहीं लेंगे, स्मॉल आर तो वो डिस्टेंस लिए मैंने, और आर त्रिज्या लिए वृत्ताकार जो सीट लिए मैंने समांतर प्लेट संधारित्र में, उसकी त्रिज्या पाई आर स्क्वायर हो गया क्षेत्रफल बटे, ये नीचे आ जाएगा 2 पाई आर और इंटू डी ई अपॉन डी टी। तो यहाँ से देखिए ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। अब ये स्मॉल आर है और ये कैपिटल आर है, ये कैंसिल होंगे नहीं, तो नीचे क्या बचेगा, नेक्स्ट इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू, ये बचा म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर त्रिज्या, और अपॉन 2 आर, और ब्रैकेट में क्या बचा, डी ई अपॉन डी टी। यहाँ से आपको एक चीज़ समझना चाहिए कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है प्लेटों के बीच में बी, वो ये चीज़ तो देखो कांस्टेंट होगी, जो जिसे मैं गोले में बंद कर रहा हूँ, और ये डी ई अपॉन डी टी क्या है, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर। तो विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन की दर सीधी किसके बराबर है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। तो ये चीज़ हमें अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है, आगे भी काम आएगी। ओके, तो यहाँ तक ये चीज़ें कंप्लीट हुई। अब मुझे एक चीज़ देखनी है, यहाँ पर ये चीज़ बतानी है कि क्या विस्थापन धारा आई डी चालन धारा आई के बराबर होती है। चालन धारा क्या होती है, जो तार में प्रवाहित होती है, और विस्थापन धारा की थी क्या थी, दोनों प्लेटों के बीच में, क्या वो दोनों बराबर होंगी, उसको मुझे यहाँ पर शो करना है, बताना है आपको। देखिए मुझे यहाँ पे क्या प्रूव करना है,
कि विस्थापन जो धारा है आपकी प्लेटों के बीच में ID, क्या वो चालन धारा जो चालक तार में प्रवाहित होती है उसको चालन धारा बोलते हैं। खाली किससे दर्शा रहे हैं? I से। क्या I के बराबर होगी? वो चीज़ हम देखते हैं। देखो प्लेटों के बीच में, प्लेटों के मध्य है, ये मुझे सिद्ध करनी है ID बराबर I। तो प्लेटों के मध्य आपके विस्थापन धारा का जो डेरिवेशन था, वो सूत्र जो था वो कितना है? विस्थापन धारा ID बराबर एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन dt। श्योर, ठीक है ना। अब गॉस के नियम से विद्युत फ्लक्स आपका जो है फाई ई की वैल्यू कितनी निकाल चुके हैं आप? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये अब फाई ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो इसलिए फाई ई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? फाई ई बराबर, यहाँ पर वैल्यू रख दो, तो ये ID के बराबर हो जाएगा। ID यानी कि विस्थापन धारा ID बराबर एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई की जगह क्या रखना है आपको? D अपॉन dt तो है ही, फाई ई की जगह आपको रखना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा? या ID बराबर dQ अपॉन dt, और dQ अपॉन dt क्या होती है? खाली चालन धारा, क्योंकि I बराबर dQ अपॉन dt। इसको क्या बोलते हैं अपन? चालन धारा। ये भी आपको सबको पता है, 5वें चैप्टर में पढ़ाया जाता है विद्युत धारा वाले में I बराबर dQ अपॉन dt तात्क्षणिक धारा। तो ये चीज़ आपके लास्ट में क्या मिली? ID इज इक्वल टू I, यानी कि आपकी विस्थापन धारा चालन धारा के बराबर होती है। ये चीज़ आपको समझ में आगे होगी, ठीक है ना। अब इसके बाद मैं बताने वाला हूँ आपको न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या है उसको थोड़ा ध्यान से समझना। देखिए न्यूमेरिकल कि एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी वृत्ताकार प्लेटों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, यानी कि जो समांतर प्लेट संधारित्र है उसकी जो सीट है वो वृत्ताकार है, प्लेट जो है वृत्ताकार है। इस तरीके से 12 सेंटीमीटर त्रिज्या है, R का मान मिल गया। अब प्लेटों की मध्य की, दोनों प्लेटों की जो बीच की दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है, बीच में कुछ भरा हुआ नहीं है तो निर्वात मान के चलेंगे। अब संधारित्र एक बाह्य स्रोत से जोड़ा जाता है, मतलब बैटरी से जोड़ के आवेशित किया जा रहा है उसको। आवेशकारी धारा नियत है, यानी कि जो बैटरी धारा दे रही है उसके लिए वो नियत है, और इसका मान 0.15 एम्पियर है जो धारा उससे मिल रही है बैटरी से। तो निम्न के मान ज्ञात करवा रहा है। धारता एवं प्लेटों के बीच विभवांतर परिवर्तन की दर। पहले तो धारता ज्ञात करनी, यानी कि C संधारित्र की धारता कितनी होगी, फिर प्लेटों के बीच में जो विभवांतर है, विभवांतर मतलब V, उसकी परिवर्तन की दर। परिवर्तन की दर मतलब समय के साथ परिवर्तन, बोले तो dV अपॉन dt निकालना है। ठीक, दूसरा पॉइंट है इसका प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा ID हम निकाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्या किरचॉफ का प्रथम नियम संधारित्र की प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है? स्पष्ट कीजिए। तो ये तीनों पॉइंट निकाल लें। तो क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ें कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है। तो इसको सॉल्व करते समय हमें जो चीज़ें दे रखी है उसको नोट किया जाए। तो क्षेत्रफल त्रिज्या कितनी है वृत्ताकार सीटों की? R बराबर 12 सेंटीमीटर है ना। इसको अपन किस में बदलेंगे? मीटर में। तो 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर में बदल गया। तो वृत्ताकार शीट का क्षेत्रफल कितना हो गया? क्षेत्रफल वृत्ताकार है तो A बराबर पाई R स्क्वायर, यानी कि पाई, और R की वैल्यू कितनी है? 12 गुणा 10 की घात -2 मीटर, और उसका है स्क्वायर। तो यहाँ पर इसका किस तरीके से सॉल्व होगा? पाई और 12 का स्क्वायर कितना हो गया? 144। 144 मैंने आगे लिख लिया, इंटू पाई की वैल्यू 22/7 रखनी, यानी कि 3.14, और गुणा 10 की घात -4, क्योंकि इसका भी तो स्क्वायर है 10 की घात -2 का, तो मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल मिल गया। इसके बाद में और क्या दे रखा है? दोनों के बीच की दूरी, प्लेटों के बीच की जो दूरी है स्मॉल d, प्लेटों के बीच की दूरी संधारित्र वाले चैप्टर में स्मॉल d से दर्शाते हैं। प्लेटों के मध्य की दूरी है बीच की दूरी। स्मॉल d बराबर कितनी दे रखी है? 5 सेंटीमीटर। इसको भी मीटर में कन्वर्ट करें, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 × 10⁻² मीटर। अब सबसे पहला पॉइंट है इसकी धारता निकालें संधारित्र की, क्योंकि धारता C बराबर क्या होती है? A एप्सिलॉन नॉट बटे D। अब A की वैल्यू कितनी है? क्षेत्रफल
क्षेत्रफल आपके सामने कितना है 144 इंटू पाई गुणा 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणा 10⁻12 कूलम स्क्वायर बटे न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। लेकिन वो मैं मात्रक रखूँगा ना सभी, लास्ट में धारता निकालना है, धारता का मात्रक रखूँगा, फेरड ऐसा ही मात्रक है इसका, बटे स्मॉल डी। और स्मॉल डी कितनी है 5 गुणा 10⁻2 मीटर फेरड में निकलेगा। इसको सॉल्व करके हमें सी की वैल्यू मिल जाएगी। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या पूछा, हाँ इसी में पूछा है इसका पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट में ही दूसरी चीज़ कि विभवांतर परिवर्तन की दर। विभवांतर परिवर्तन की दर आपको किस तरीके से कैसे निकालनी है, ये थोड़ा समझने वाली बात होगी। देखो चूँकि विस्थापन धारा आईडी कितनी होती है, आईडी बराबर क्या होती है एप्सिलॉन नॉट और डी फाई ई अपॉन डी टी। बट इस चीज़ का यहाँ पर हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत बड़ी कैलकुलेशन पढ़ने वाली और कोई मतलब नहीं है, लॉजिक नहीं है। क्योंकि सीधी सी आपको पता है कि विस्थापन धारा आपकी चालन धारा के बराबर हम बता चुके हैं अभी, आई है ना। इसलिए आई डी की जो वैल्यू होने वाली है वो कितनी होगी डी क्यू बाई डी टी। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, संधारित्र की धारिता C और विभवांतर V हो तो Q बराबर क्या हो जाता है C इंटू वी। ये आपको पता होगा चैप्टर नंबर 4 से, संधारित्र की धारिता C बराबर Q बटे V वाले सूत्र से। तो यहाँ से Q बराबर C इंटू वी हो गया, क्योंकि C बराबर Q अपॉन V होता है ना, Q आवेश और V विभवांतर और C धारिता हो संधारित्र की, तो C बराबर Q बटे V होता है। चैप्टर नंबर 4 में संधारित्र के धारिता के लिए जो पढ़ते हैं हम, किसी भी चालक की धारिता के लिए, तो यहाँ से Q बराबर C इंटू वी हो गया। अब ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दो, इसलिए आई डी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे वैल्यू रख दो Q इज इक्वल टू C इंटू वी। तो C तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा dV अपॉन dt। dV अपॉन dt क्या है हमारा, विद्युत विभवांतर में परिवर्तन की दर। तो यही पूछा है हमसे, तो यहाँ से dV अपॉन dt कितना हो गया ID बटे C। C धारिता यहाँ से मिलेगी और ID मतलब चालन धारा और विस्थापन धारा बराबर है, तो I बटे C। और I की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, I की वैल्यू दे रखी है, देखिए ज़रा इस क्वेश्चन में ये रही 0.15 एम्पियर। तो I कितना दे रखा है हमें, I दे रखा है बेटा 0.15 एम्पियर। ठीक है, तो ये वैल्यू यहाँ पे करोगे, धारिता यहाँ पे निकालोगे तो dV अपॉन dt मिल जाएगा। इसके बाद में प्लेटों के मध्य विस्थापन धारा उतनी होगी जितनी चालन धारा, जो सेकंड पॉइंट पूछा है हमसे। तीसरा जो पॉइंट पूछा है ना, क्या किरचॉफ के नियम लागू होता है, बिल्कुल लागू होता है, क्योंकि आपकी चालन, आपने किरचॉफ का फर्स्ट नियम है क्या, पहले भाई हमसे ये जो फर्स्ट पॉइंट पूछा, थर्ड पॉइंट पूछा है ना, क्या किरचॉफ के प्रथम नियम संधारित्र की वही प्रत्येक प्लेट पर लागू होता है, स्पष्ट करो। बिल्कुल होता है। क्यों होता है, क्योंकि चालन धारा हमारी विस्थापन धारा के बराबर होती है। और नियम पहला क्या है कि किसी एक बिंदु पर आने वाली धारा जो होती है वो जाने वाली धारा के कुल योग के बराबर होती है। किसी बिंदु पर आने वाली संधि का नियम होता है पहला, आवेश संरक्षण के ऊपर होता है। तो जितनी धारा ये चालन धारा होती है आई, और उतनी हमारी विस्थापन धारा होती है। तो जितनी आ रही है धारा उतनी विस्थापन धारा है हमारी। तो ये फर्स्ट नियम का फॉलो हो गया। तो इस चीज़ का हमें खास करके ध्यान रखना है। ओके, और इसके बाद में हम मैक्सवेल की जो चारों समीकरण है वो बताते हैं क्या है नेक्स्ट वीडियो में अभी।